गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं संकुल यौगिकों में रंग की व्याख्या। अब देखिए, सीएफटी से अपन ने देख लिया था कि डीजनरेट जो अपने डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जब मेटल के जब लिगेंड उनके संपर्क में आते हैं तो उन कक्षकों का विभाजन होता है, स्प्लिटिंग होती है, जिसे अपन ने कहा था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्लियर। और ये अपन ने देखे थे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए। आज हम बात करते हैं कलर की। तो देखिए, कोई भी पदार्थ रंगहीन होगा अथवा रंगीन दिखेगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उस पदार्थ के अणु, परमाणु या आयन प्रकाश के विजिबल रीजन से लाइट ऑब्जॉर्व करते हैं या इंफ्रारेड रीजन से। और अपन को पता है, यदि कोई पदार्थ प्रकाश के दृश्य प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो उस पदार्थ का लौटा हुआ प्रकाश जो हमारी आंखों तक पहुंचेगा वह पदार्थ रंगीन नजर आएगा। क्लियर और नॉट। अपन बोलते हैं कि जिस कलर की लाइट या जिस तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा वो पदार्थ, उसका हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कलर अपन को दिखाई देता है। और ये मैंने कुछ रेंज लिख रखी हैं कि तरंगदैर्घ्य, अगर इस रीजन की तरंगदैर्घ्य अवशोषित पदार्थ अगर अवशोषित करेगा तो वो किस कलर का होता है, और जब वो उसको अवशोषण करने के पश्चात जब वो वापस परावर्तित होगा तो हमें किस कलर का दिखाई देगा। ये रेंज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये इनका कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और देखिए, मैंने ये दिखा रखा है कि मान लीजिए अगर उसने 400 से 435 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अवशोषित किया है तो उसका रंग, अवशोषित प्रकाश का जो रंग होता है वो होता है वायलेट। और जब वो उसको अवशोषण के पश्चात परावर्तित करेगा तो जो लाइट हमें दिखेगी वो दिखेगी येलो ग्रीन। क्लियर, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए उसने 435 से 480 nm तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अवशोषण किया है तो उस लाइट का कलर होता है ब्लू, लेकिन हमें वो पदार्थ किस कलर का दिखाई देगा? येलो। हमेशा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर अपन को दिखाई देगा। ऐसे ही कुछ रेंज मैंने लिख रखी है कि 480 से 490 के बीच का जो प्रकाश होता है, अवशोषित प्रकाश, वो ग्रीन ब्लू कलर का होता है, लेकिन हमें उस पदार्थ का कलर कैसा दिखाई देगा? ऑरेंज। 490 से 500 के बीच की जो अवशोषित प्रकाश होता है उसका रंग होता है ब्लू ग्रीन। जब उसका प्रावर्तित प्रकाश, अपन को वो पदार्थ किस कलर का दिखेगा? रेड कलर का, क्योंकि ये उसके प्रावर्तित प्रकाश का क्या है? रंग। 500 से 560 का होगा तो अवशोषित जो प्रकाश होगा उसका कलर होगा ग्रीन, लेकिन जो पदार्थ है वो हमें किस कलर का दिखेगा? कॉम्प्लीमेंट्री कलर पर्पल कलर का। 560 से 580 के बीच में येलो ग्रीन कलर का प्रकाश, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वायलेट हमें दिखाई देगा। अगर 580 से 595 nm या तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को अवशोषण होगा तो वो होता है येलो कलर का, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसा होता है? ब्लू। तो हमें वो पदार्थ किस कलर का दिखाई देगा? ब्लू का। ऐसे 595 से 605 के बीच जो अवशोषित प्रकाश होता है उसका कलर होता है ऑरेंज, और हमें जो परावर्तित प्रकाश का रंग है ग्रीन ब्लू, तो हमें पदार्थ किस कलर का दिखाई देगा? ग्रीन ब्लू का। ऐसे ही अगर 605 से 700 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उसने अवशोषित किया है जिसका कलर कैसा होता है? रेड, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू ग्रीन हमें दिखाई देगा। क्लियर। तो ये एक टेबल है, आप लोगों की बुक में भी दे रखी है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि अगर वो इस तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अवशोषित करेगा तो उस अवशोषित प्रकाश का रंग क्या है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है। अब देखिए, जो अपने संक्रमण धातु हैं उनमें कलर के लिए दो जो संक्रमण होते हैं, या बोलूं दो कारण हैं जो उनके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए, एक तो होता है डीडी ट्रांजिशन, डीडी संक्रमण। चलो, डीडी संक्रमण बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ, लेपार्ड सिलेक्शन रूल। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो संक्रमण अपने जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनमें कलर दो वजह से होता है। एक होता है डीडी संक्रमण की वजह से, और एक होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, आवेश स्थानांतरण संकुल। क्लियर। अब इन दोनों को समझते हैं। उससे पहले देखिए, मैं एक आपको सिलेक्शन रूल बताती हूँ, लेपार्ड सिलेक्शन रूल। और लेपार्ड सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग जिन भी ऑर्बिटल्स में ट्रांजिशन हो रहा है उनके लिए डेल्टा एल का मान ±1 होना चाहिए। तो इस ट्रांजिशन को अपन बोलेंगे अलाउड ट्रांजिशन। अगर ये डेल्टा एल का मान 0 के बराबर है या ±1 नहीं है
तो उन ट्रांजिशन को अपन ऐसे लिख देती हूँ, डेल्टा एल इक्वल टू 0, तो उनको अपन बोलेंगे फॉरबिडन। क्लियर? इनको अपन बोलेंगे फॉरबिडन ट्रांजिशंस। अब देखिए डेल्टा एल अपन को पता है एजीमुथाइल क्वांटम नंबर होता है, अपन लिखते हैं एल बराबर 0, 1, 2 एंड 3, और यहाँ पे 0 होती है एस ऑर्बिटल के लिए, पी के लिए इसका मान होता है 1, डी के लिए इसका मान बोलो क्या होता है 2, और इसके लिए बोलो इसका मान क्या होता है एफ के लिए 3। क्लियर? अब देखिए अगर मान लीजिए कोई ट्रांजिशन एस से पी में हो रहा है तो इसके लिए डेल्टा एल जब निकालोगे तो कितना आएगा बोलो प्लस का 1, इसका मतलब ये अलाउड है। ऐसे ही मान लीजिए अगर कोई ट्रांजिशन पी से डी में हो रहा है या डी से एफ में हो रहा है, सब जगह पे डेल्टा एल का मान होता है +1, मतलब सारे के सारे ट्रांजिशन कैसे होते हैं अलाउड। पर मान लीजिए कोई ट्रांजिशन एस से डी में हो रहा है तो देखिए यहाँ पे डेल्टा एल का मान बोलो कितना है +-2, इसका मतलब ये जो ट्रांजिशन है ये अलाउड ट्रांजिशन नहीं है। कैसा ट्रांजिशन है? फॉरबिडन। क्लियर? चलो अब मैं बात कर लेती हूँ अपने डीडी ट्रांजिशन, और डीडी ट्रांजिशन में देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर अभी अपन ने देखा था कि ये जो अपने 5d ऑर्बिटल्स होते हैं डी जनरेट, जिनकी ऊर्जा एक समान होती है, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल में इनकी स्प्लिटिंग होती है जब इन मेटल के उसमें इंटरेक्शन में कौन आते हैं? लिगेंड। और जब ये स्प्लिटिंग होती है तो ये बनते हैं Eg, और ये कौन से वाले होते हैं? T2G। क्लियर? और अब मैं जैसे बात कर लेती हूँ, बोलो किसकी बात करूं? मैं एक कॉम्प्लेक्स ले लेती हूँ TiH2O का 6,3+, इसकी बात कर लेते हैं अपन। अब देखिए टाइटेनियम का एक कॉम्प्लेक्स है मेरे पास में। टाइटेनियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तो 3d24s2 होता है, और चूंकि टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d1। क्लियर? यहाँ पे d में बोलो कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। अब जब इस कॉम्प्लेक्स में ये तो डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स थे, फिर जब इनकी स्प्लिटिंग होगी तो ये इलेक्ट्रॉन बोलो कहाँ पे आ जाएगा? T2G ऑर्बिटल्स में। क्लियर? अब ये इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल से ट्रांजिट कर जाए बोलो कहाँ पे? Eg में। तो देखिए ये जो Eg हैं ये भी मेरे कौन से वाले ऑर्बिटल्स हैं? D, और ये जो T2G हैं ये भी कौन से वाले हैं? D। तो यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो एक D से दूसरे D में ट्रांजिट कर गया। क्लियर? इसका मतलब ये जो संक्रमण हुआ इसको मैं क्या बोलूंगी? DD संक्रमण। क्लियर? और DD संक्रमण के लिए देखिए डेल्टा एल का मान बोलो क्या हो गया? 0, क्योंकि डेल्टा एल एजीमुथाइल क्वांटम नंबर डी के लिए कितना होता है? 2, तो अगर इसके लिए 2 है तो इसके लिए भी 2 है। तो अगर डेल्टा एल 0 हो गया तो देखिए ये बोलो कैसे हो गए? लेपार्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन। क्लियर? और लेपार्ट फॉरबिडन है, इसीलिए इन ट्रांजिशंस के जो रंग आते हैं वो बोलो कैसे होते हैं? हल्के। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये अपना हो गया डीडी ट्रांजिशन। क्लियर? एक बार मैं दोबारा बोल देती हूँ कि जो अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनमें कलर की व्याख्या अपन 2 तरीके से कर सकते हैं, एक डीडी ट्रांजिशन की वजह से, एक चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। डीडी ट्रांजिशन पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया लेपार्ट सिलेक्शन रूल कि डेल्टा एल का मान +-1 होगा तो वो अलाउड ट्रांजिशन होगा, अगर 0 है तो वो फॉरबिडन होगा। और चूंकि अपने जो डीडी ट्रांजिशन होते हैं इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्स का TiH2O का 6,3+। टाइटेनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, जब अब स्प्लिटिंग में ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बैठेगा? T2G में। ट्रांजिट कहाँ पे करेगा? Eg में। तो चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन D से D में हो रहा है इसलिए डेल्टा एल का मान कितना हुआ? 0, और 0 होने की वजह से लेपार्ट फॉरबिडन, और कलर में कैसा होगा? हल्का। तो ये अपना हुआ डीडी ट्रांजिशन। क्लियर? अब देखिए एक बात और जो है वो देखिए कि जो भी अगर लिगेंड समान है, अगर लिगेंड समान है और अणु की ज्यामिति भी वही है, लिगेंड भी सेम है और अणु की, अगर मान लीजिए अगर टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल है, अगर ऑक्टाहेड्रल है तो कैसा है? ऑक्टाहेड्रल। तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे, DNN D10-N, जैसे n की वैल्यू मैं 1 रखूंगी तो ये क्या आएगा? D1। यहाँ पे 10-1 करोगे तो क्या होगा? D1 एंड D9। ऐसे अगर n की वैल्यू 2 रखोगे तो D2 एंड बोलो क्या होगा? D8। ऐसे समझ गए होंगे आप लोग। D3 का किसके साथ में? D7। क्लियर? तो अगर मान लीजिए लिगेंड समान है और अणु की ज्यामिति भी सेम है तो D एंड D10-N विन्यास वाले आयन
अर्थात समान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले आयनों का रंग लगभग क्या रहेगा, समान। और अब आप ये बात समझ गए होंगे। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, D0, n की वैल्यू मैंने क्या रखा है 0, तो ये बोलो कितना हो जाएगा D10। क्लियर। अब देखिए D0 में अपन को पता है अगर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ T2G and EC। क्लियर। और D10 के लिए भी मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले रही हूँ। अपन ने कहा ज्यामिति सेम होनी चाहिए, लिगेंड सेम होने चाहिए। ठीक है। D0 में आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बोलिए क्या कोई ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं है। और नहीं होगा तो ये बोलो कैसा होगा, कलरलेस। और ऐसे D10 के लिए अगर बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, भले लो स्पिन हो या हाई स्पिन हो, D10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। क्लियर। ये पिछले वीडियो में हमने बात की थी। अब अगर यहाँ पे देखिए D10 में आप मुझे बताइए क्या कोई भी ऑर्बिटल वैकेंट है क्या, या कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या जो इस ऑर्बिटल से यहाँ पे या बोलूं T2G से EG में ट्रांजिट कर सकता है, नो। क्योंकि सारे के सारे ऑर्बिटल कैसे हैं, फुली फिल्ड। और फुली फिल्ड होने की वजह से यहाँ पे DD ट्रांजिशन नहीं होगा, तो ये बोलो कैसा आएगा, कलरलेस। तो अब मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि अगर लिगेंड समान है और अणु की ज्यामिति सेम है तो DN एंड D10 माइनस N वाले जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे या मेटल आयन जो होंगे उनके कलर बोलो क्या होंगे, सेम। ठीक है। ऐसे ही देखिए एक मैं बात करती हूँ आप लोगों के साथ में, ये वाली बात आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इस पे कि Cu, ऐसे लिख देती हूँ मैं CuSO4.5H2O। क्लियर। ये होता है जलीय विलयन, क्योंकि वाटर के साथ में है ना, तो इसका जलीय जो विलयन होता है ये होता है नीले रंग का। क्यों, उसका रीजन देखिए। जलीय विलयन तो नीला होता है क्योंकि जलीय विलयन में CuSO4.5H2O इस रूप में नहीं होते। जलीय विलयन में ये किसके रूप में होता है, CuH2O का 4 2+ कॉम्प्लेक्स के रूप में रहता है। इसमें D कक्षकों का विपाटन होगा। तो देखिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 3D10 4s1, और जब कॉपर 2+ में होगा तो यहाँ पे बोलो क्या होगा, 3D9। और 3D9 का मतलब अब ये फुली फिल्ड नहीं है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांजिट कर सकता है, इसीलिए इसमें DD संक्रमण होगा और ये पीले रंग के प्रकाश का अवशोषण करेगा और जलीय विलयन किस कलर का दिखाई देगा अपन को, नीले रंग का। लेकिन अगर मैं बात करूं, इसको मैं बोलूंगी जलीय विलयन। अगर मैं बात करूं सिंपल CuSO4 की, यहाँ पे देखिए मैंने वाटर मॉलिक्यूल नहीं लगाए हैं, तो ये बोलो मेरा कैसा है, जल विहीन CuSO4 में D कक्षकों का विपाटन नहीं होगा। यहाँ पे विपाटन होगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, यहाँ पे विपाटन नहीं होगा और DD संक्रमण की संभावना नहीं होगी, इस कारण इसका कोई रंग नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए D5 विन्यास वाले जो आयन है, D5 का मतलब हो गया जहां पे अपना जो ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है, और वो किस में होगा, Mn2+, और बोलो किस में होगा, Fe3+ में, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D5 4s2, इसका होता है 3D6 4s2। तो जब ये +2 में आएगा तो 3D5, ये +3 में आएगा तो बोलो क्या रहेगा, 3D5। तो जहां पे D5 विन्यास वाले आयन जैसे Mn2+ और Fe3+ आयन भी हल्के रंग के होते हैं क्योंकि इनमें भी पांचों D कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहता है। क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे अपने। अब बात करते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की। देखिए नाम से ही पता पड़ रहा है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा का मतलब क्या हुआ, संक्रमण धातु के संकुल यौगिकों में रंग का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनों का एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में स्थानांतरण, इसको अपन बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। आगे देखिए, इस संक्रमण से भी इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करेगा और यौगिक रंगीन दिखेगा। और एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के जो कलर आएंगे,
आयन या कॉम्प्लेक्सेस के, वो डी संक्रमण की बजाय क्या होते हैं, गहरे। और संक्रमण धातु आयन पर एम लिख देती हूं मैं, जितना ज्यादा आवेश होगा ये लिगेंड से, इसका रंग उतना ही अधिक गहरा होगा। गहरा क्यों होगा, क्योंकि लिगेंड से धातु आयन पे आवेश स्थानांतरण उतना ही, बोलो क्या होगा, ज्यादा। तो ध्यान रखेंगे कि जितना ज्यादा आवेश होगा धातु के पास में, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इसीलिए ये जो कलर आएगा ये क्या आएगा, गहरा। और वो अपन को पता है कि कोई भी अगर पदार्थ को रंगीन दिखना है तो उसके लिए उसको दृश्य प्रकाश क्षेत्र से ऊर्जा का क्या करना पड़ेगा, अवशोषण। क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए, अब ये किन में होगा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा उन कॉम्प्लेक्सेस में होगा जहां पे डी संक्रमण की कोई संभावना नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं देखो ये ले लेती हूँ टाइटेनियम 4+। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया था TiH2O का 6,3+, और यहाँ पे अपन ने बात की थी टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन अवस्था +3 होती है, 3D1। डी में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो T2G से कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा था, EC में। वहां पे अपन ने देखा डी संक्रमण हुआ। लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ टाइटेनियम +4, और टाइटेनियम +4, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो 3D2 4S2, इसका मतलब 3D0। अब देखो यहाँ पे +4 में डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे बताइए क्या कोई डी ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं। लेकिन देखिए मेटल अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, टाइटेनियम +4 में है, और +4 का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा, तो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा। तो जब ये लिगेंड अपने चार्ज का स्थानांतरण करेगा तो जो स्पेक्ट्रा आएगा उसको बोलेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। और ये जो कलर है वो अपन को दिखाई देगा। क्लियर। अब देखिए अपन ने बात की थी, ये हुई इनमें कलर की व्याख्या। अपन ने बात की थी CFSE के बारे में। अपन ने कहा था कि जब मेटल के कांटेक्ट में लिगेंड आएंगे, इंटरेक्शन होगा तो स्प्लिटिंग होगी, डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स की। जो 5 अपने डी ऑर्बिटल्स थे, डीजनरेट अपभ्रंष्ट डी ऑर्बिटल्स, जिनको अपन ने कहा था जिनकी ऊर्जा एक समान, इन डी ऑर्बिटल्स का क्या होता है, बोलो, विपाटन। और वो अपन ने बात करी थी टेट्राहेड्रल में किस प्रकार होगा, ऑक्टाहेड्रल में किस प्रकार होगा। मैं अभी केवल बात कर रही हूँ ऑक्टाहेड्रल की। और यहाँ पे अपन ने कहा था कि इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होगा उसको अपन डिनोट करते हैं डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल, और यदि टेट्राहेड्रल है तो डेल्टा T। ये मेरे बनते हैं T2G, ये बनते हैं EC। और फिर अपन ने कहा जब अपन इनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो कुछ ऊर्जा मुक्त होती है जिसको अपन बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्लियर, जिसको अपन ने बोला था CFSE। अब चूंकि ये मुक्त होने वाली ऊर्जा है इसलिए नेगेटिव में होती है, और CFSE की मान जितना ज्यादा होगा क्रिस्टल का स्टेबलाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर। अब देखिए CFSE कैसे निकालते हैं, इसका मैंने आप लोगों को फॉर्मूला भी बताया था टेट्राहेड्रल के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। आप लोगों के पास एक होम असाइनमेंट भी है, मैंने किसी एक विन्यास के लिए निकाला, बाकी आप लोगों को निकालना है। तो अब देखिए ये CFSE जो है इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग CFSE, देखिए CFSE जो है वो उसको मेनली CFSE को मेनली 2 फैक्टर, या मैं बोलूं CFSE का मान उच्च होगा या निम्न होगा, ये 2-3 बातों पे निर्भर करता है। एक होता है संकुल की ज्यामिति। देखिए संकुल की ज्यामिति में देखिए अपन ने बताया कि अष्टफल के संकुल बनता है तो 3 T2G निम्न ऊर्जा स्तर पे होते हैं, जबकि 2 EC उच्च ऊर्जा स्तर पे होते हैं। और निम्न ऊर्जा स्तर पे चूंकि अपने पास ट्रिपली डिजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं इसलिए यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी, और CFSE का मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा। क्लियर। दूसरा देखिए केंद्रीय धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। केंद्रीय धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में D इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, इससे भी CFSE का मान प्रभावित होता है।
यदि डी कक्षक में उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं जो निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षकों में भरे जा सकें तो CFSE का मान ज्यादा होगा। लेकिन अगर उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी CFSE का मान उतना ही कम होगा। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, देखिए CFSE अपन लोगों ने कैलकुलेट करी थी, एक बार मैं आप लोगों के सामने दोबारा कैलकुलेट कर रही हूँ D6 विन्यास के लिए। अगर ये मेरा लो स्पिन है तो छहों के छहों इलेक्ट्रॉन बोलो कहाँ भरे जाएंगे, नीचे। उस कंडीशन में जब मैं CFSE का मान निकालूंगी तो ये होगा 0.4 डेल्टा नोट गुणा 6 और अब ये हो गया 2.4 डेल्टा नोट। पर मान लीजिए अगर ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो उस कंडीशन में 1 2 3 4 5 एंड 6 मैं CFSE का मान निकाल लेती हूँ। बोलो कैसे निकालेंगे, ये हो गया -4 डेल्टा नोट गुणा 4 प्लस 0.6 गुणा 2 और अब ये 1.6 डेल्टा नोट प्लस 1.2 और देखना CFSE का मान 0.4 डेल्टा नोट। क्लियर। तो अब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर D में केवल इतने इलेक्ट्रॉन हैं कि जो नीचे वाले ऊर्जा स्तरों में ही भरे जाएं, क्योंकि ये अपन को पता है निम्न ऊर्जा स्तर है, तो यहाँ पे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे CFSE का मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा। अगर यहाँ पे चले गए उच्च ऊर्जा वालों में तो देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं CFSE का मान यहाँ पे है 2.4। अगर छहों के छहों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरूं और अगर इस तरीके से भरती हूँ तो यहाँ पे है माइनस का 0.4, इसका मतलब CFSE का मान क्या हो गया, घट गया। क्लियर। थर्ड जो पॉइंट है वो है C डेल्टा का मान, और ये डेल्टा को अपन ने कहा था कि T2G और EG के बीच की स्प्लिटिंग जो है उसको अपन ने डेल्टा से डिनोट किया था। अब अगर ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है तो डेल्टा O, टेट्राहेड्रल के लिए है तो T। इसका मान देखो मुख्य रूप से दो कारकों पे निर्भर करता है। एक तो करता है केंद्रीय धातु परमाणु की, केंद्रीय परमाणु या आयन की प्रकृति पे, और दूसरा डिपेंड करता है लिगेंड पे। क्लियर। अब बारी बारी से इनका अध्ययन करते हैं। देखिए पहला है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था। एक मान लीजिए Fe 2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, Fe3+ और 2+, तो ध्यान रखेंगे पहले 2+ कर देती हूँ देन 3+, कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वैसे वैसे डेल्टा का मान बढ़ेगा। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए सेकंड पॉइंट, देखिए अगर मान लीजिए नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीकरण संख्या मान लीजिए सेम है लेकिन डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न है, तो ध्यान रखेंगे जैसे जैसे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे डेल्टा का मान कम होगा। पहली थिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, डेल्टा का मान बढ़ेगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो धातु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो डेल्टा का मान घटेगा। क्लियर। और तीसरा देखिए अपन को देखना है 3D, 4D या 5D मेटल कौन से वाले आवर्त से बिलोंग कर रही है। तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे, या बोलूं 3D के बाद 4D में आएंगे, 5D में आएंगे, जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे डेल्टा का मान बढ़ेगा। मान लीजिए एक मेटल है 3D की, एक है 4D की, तो डेल्टा का मान किसके लिए ज्यादा होगा, 4D वाले मेटल के लिए। क्लियर। अब देखिए अब मैं बात करती हूँ लिगेंड पे। तो लिगेंड का इफेक्ट देखने के लिए आपको एक सीरीज याद रखनी है जिसको अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंड्स को उनके ऑर्डर के हिसाब से रखा हुआ है कि कौन दुर्बल है कौन प्रबल है, S-2 Cl- NO3-। आप सब लोगों की बुक में है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ETOH देन ऑक्सिलेट, देन कौन होता है बोलो H2O, देन EDTA, देन NS3, फिर आते हैं अपने, मैं सीधा लिख रही हूँ बीच के आप देख लेना, NO2, CN और CO। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इन लिगेंड की सीरीज को। तो जो अष्टफलकीय संकुल दुर्बल लिगेंड के साथ बनेंगे वे वीक फील्ड और लो फील्ड कॉम्प्लेक्स होंगे, जबकि प्रबल के साथ में बनने वाले संकुल कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग और
हाई फील्ड कॉम्प्लेक्स इज क्लियर। तो ध्यान रखेंगे, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग तो डेल्टा का मान बढ़ेगा, अगर लिगेंड वीक तो डेल्टा का मान कम होगा। बाकी इसके क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, ये सारी चीजें आपकी बुक में दी हुई हैं, आप लोग एक बार बुक से इसको डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू।